नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसे सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाया जाए तो ये जोड़ों की जकड़न, घुटनों की अकड़न, कंधों के भारीपन और शरीर में बने रहने वाले पुराने दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सुबह उठते समय आपके घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या कुर्सी से खड़े होने में कुछ सेकंड लग जाते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, चुभन या कमजोरी महसूस होती है? अगर आपका जवाब हां है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उसी का खामियाजा उन्हें दर्द के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज के समय में घुटनों का दर्द केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है। पहले जहां यह परेशानी अधिक उम्र के लोगों में दिखाई देती थी, वहीं अब 30 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में भी जोड़ों की कमजोरी, अकड़न और दर्द की शिकायत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। गलत खान-पान, घंटों बैठे रहना, शरीर को पर्याप्त पोषण न मिलना, धूप की कमी और लगातार बढ़ता तनाव। धीरे धीरे ये सभी कारण मिलकर शरीर की प्राकृतिक शक्ति को कमजोर करने लगते हैं। शुरुआत में दर्द हल्का होता है, इसलिए लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही दर्द रोज का साथी बन जाता है, तब व्यक्ति को एहसास होता है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। जरा सोचिए, अगर आपके घुटने पहले की तरह मजबूत महसूस होने लगे, अगर सुबह उठते समय शरीर में हल्कापन महसूस हो, अगर चलने फिरने में पहले जैसी फुर्ती लौट आए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। बहुत से लोग दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या और जीवन शैली की उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारते जो वास्तव में समस्या की जड़ होती हैं। यही कारण है कि कई बार अस्थायी आराम तो मिल जाता है, लेकिन परेशानी बार बार वापस आ जाती है। दोस्तों, पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शरीर की मालिश को बहुत महत्व देते थे। उस समय आधुनिक सुविधाएं कम थी, लेकिन फिर भी लोग लंबे समय तक सक्रिय और मेहनती बने रहते थे। खेतों में काम करना, लंबी दूरी तक पैदल चलना और कठिन शारीरिक श्रम करना उनके लिए सामान्य बात थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वे अपने शरीर की नियमित देखभाल करते थे। आयुर्वेद में भी शरीर की मालिश को एक महत्वपूर्ण दिनचर्या माना गया है। माना जाता है कि सही तेल से की गई नियमित मालिश शरीर को आराम देने और जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में सहायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शरीर के अंदर मौजूद जोड़ों की असली ताकत केवल हड्डियों में नहीं होती, बल्कि उन मुलायम संरचनाओं में भी होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती हैं। जब तक ये संरचनाएं स्वस्थ रहती हैं, तब तक व्यक्ति आसानी से चल फिर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे जोड़ों में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही दर्द महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को थोड़ी देर चलने के बाद परेशानी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे घुटनों में चुभन, कंधों में भारीपन और जोड़ों में अकड़न बढ़ने लगती है? क्या यह केवल उम्र का असर है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? दोस्तों, आगे मैं आपको शरीर के जोड़ों की ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप अपनी समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही मैं आपको वो पारंपरिक घरेलू मिश्रण भी बताऊंगा जिसे तैयार करने के लिए केवल कुछ सामान्य चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन उससे पहले इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कारण जाने कोई भी उपाय पूरी तरह समझ में नहीं आता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक सक्रिय बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के बावजूद आपकी चाल में आत्मविश्वास बना रहे, और अगर आप चाहते हैं कि शरीर का अनावश्यक दर्द धीरे धीरे कम हो, तो वीडियो में आगे बताई जाने वाली हर बात को ध्यान से सुनिए। कई बार एक छोटी सी जानकारी भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, और हो सकता है कि आज की ये जानकारी भी आपके लिए ऐसी ही साबित हो। दोस्तों, अब जरा अपने शरीर के जोड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दर्द केवल हड्डियों की वजह से होता है, लेकिन सच ये है कि हमारे जोड़ों की सेहत कई चीजों पर निर्भर करती है। जब भी शरीर की दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ बनता है। इन जोड़ों के बीच एक मुलायम परत होती है जो हड्डियों को सीधे टकराने से बचाने में मदद करती है। इसी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं और अपने हाथ पैरों को बिना किसी परेशानी के मोड़ पाते हैं।
लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ऐसी समस्या शुरू होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग समय रहते ध्यान देते हैं। शुरुआत में शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है। कभी घुटनों में हल्की चुभन महसूस होती है, कभी उठते समय अकड़न महसूस होती है, कभी लंबे समय तक बैठने के बाद खड़े होने में असुविधा होती है। अधिकतर लोग इन संकेतों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी परेशानी बड़ी समस्या का रूप लेने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, पहले तो थोड़ा दर्द होता था, लेकिन अब तो रोज रहने लगा है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आगे बताई जाने वाली जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, उन्हें करने में अधिक मेहनत लगने लगती है। पहले जहां व्यक्ति कई किलोमीटर पैदल चल लेता था, वहीं बाद में थोड़ी दूरी चलने पर भी थकान महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि यह केवल उम्र का असर है, लेकिन कई बार इसके पीछे हमारी जीवन शैली भी जिम्मेदार होती है। गलत खान पान, लंबे समय तक बैठे रहना, पर्याप्त पानी ना पीना, धूप से दूरी बनाकर रखना और नियमित व्यायाम ना करना, ये सभी आदतें धीरे धीरे शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे शरीर को बेहतर देखभाल मिल सके? क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिसे घर पर ही अपनाया जा सके? क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे तैयार करने में ज्यादा खर्च ना हो और जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से बना सके? दोस्तों, आगे मैं आपको जिस पारंपरिक घरेलू मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि इसे तैयार करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए केवल कुछ सामान्य चीजों का उपयोग किया जाता है जो अधिकांश घरों में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। किसी भी घरेलू उपाय का लाभ तभी देखने को मिल सकता है जब उसके साथ सही दिनचर्या और सही खान पान भी अपनाया जाए। केवल एक उपाय पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी होती है। यही कारण है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य पर समग्र रूप से ध्यान देते हैं, वे अक्सर लंबे समय तक अधिक सक्रिय बने रहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको उस पहली चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस पारंपरिक नुस्खे का मुख्य आधार मानी जाती है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या कंधों में जकड़न महसूस होती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आपकी बताई हुई समस्या पर भविष्य में एक अलग और विस्तृत वीडियो भी बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस खास नुस्खे की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री के बारे में, जिसे आयुर्वेद में भी विशेष महत्व दिया गया है और जिसे सदियों से शरीर की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आगे की जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां से इस पूरे उपाय की असली शुरुआत होती है। दोस्तों, इस खास घरेलू नुस्खे की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है तिल का तेल। हो सकता है कि आप में से कई लोग पहले से इसका उपयोग करते हो, लेकिन बहुत कम लोग इसके पारंपरिक महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। सदियों से तिल के तेल का उपयोग शरीर की मालिश, त्वचा की देखभाल और विभिन्न पारंपरिक उपचार पद्धतियों में किया जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग इसे सामान्य तेलों की तुलना में अधिक उपयोगी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको हैरान कर दे। बहुत से लोग तेल तो लगा लेते हैं, लेकिन सही तेल का चुनाव नहीं कर पाते। यही वजह है कि उन्हें वैसा परिणाम महसूस नहीं होता जैसा वे चाहते हैं। पुराने समय के वैद्य और अनुभवी लोग अक्सर कहते थे कि यदि शरीर की मालिश के लिए किसी एक तेल को प्राथमिकता देनी हो, तो तिल का तेल एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये त्वचा पर आसानी से फैल जाता है और मालिश के दौरान आरामदायक अनुभव देता है। अब जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में लगातार जकड़न बनी रहती हो, कंधों में भारीपन महसूस होता हो या सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ लगे, तो ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले क्या चाहता है? वो चाहता है कि शरीर में आराम महसूस हो, हल्कापन महसूस हो और दैनिक गतिविधियां पहले की तरह सहज लगने लगें। यही कारण है कि बहुत से लोग मालिश को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल तिल का तेल ही इस नुस्खे को खास नहीं बनाता। इसके साथ एक दूसरी सामग्री भी मिलाई जाती है, जिसके बारे में आगे बताने वाला हूं। और यही वो सामग्री है जो इस पूरे मिश्रण को और भी रोचक बना देती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब हम उस महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचने वाले हैं जहां इस नुस्खे की वास्तविक तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले आपको एक साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी है।
ध्यान रखिए कि बोतल अच्छी तरह साफ हो और उसमें किसी प्रकार की नमी ना हो। कई लोग इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पारंपरिक नुस्खों में स्वच्छता और सही तरीके का बहुत महत्व माना जाता है। जब सामग्री को सही ढंग से तैयार किया जाता है तभी उसका उपयोग भी सुविधाजनक होता है। अब इस कांच की बोतल में तिल का तेल भर लीजिए। तेल की मात्रा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। यदि आप इसे कुछ दिनों तक उपयोग करना चाहते हैं तो थोड़ी अधिक मात्रा भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी यह मिश्रण पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसकी असली शक्ति मानी जाती है दूसरी सामग्री के साथ इसके संयोजन में, और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वे सामग्री तो ले आते हैं लेकिन उसे सही अनुपात और सही तरीके से उपयोग नहीं करते। इसलिए आगे मैं जो जानकारी बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको उस सामग्री के बारे में पता चलेगा जो लगभग हर घर में मिल जाती है, जिसका उपयोग लोग अक्सर पूजा पाठ में करते हैं, लेकिन जिसके बारे में बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि पारंपरिक घरेलू उपयोगों में भी इसका विशेष स्थान माना गया है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज क्या है? अगर आपका अनुमान कपूर है तो आपने बिल्कुल सही सोचा। जी हाँ, अब आगे हम कपूर के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि इसे इस तेल के साथ किस प्रकार मिलाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और समझ लीजिए, क्योंकि इसी जानकारी से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इस पूरे मिश्रण को तैयार करते समय धैर्य और सही प्रक्रिया का पालन करना क्यों आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग जल्दी परिणाम पाने की कोशिश में किसी भी उपाय को अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ दिन उपयोग करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन चाहे घरेलू देखभाल हो, व्यायाम हो या जीवन शैली में सुधार, हर चीज में नियमितता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार सही आदतों को अपनाता है, वही लंबे समय में बेहतर परिणाम महसूस कर सकता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम कपूर की भूमिका, उसे तेल में मिलाने की सही प्रक्रिया और उस पारंपरिक तरीके के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये मिश्रण वर्षों से लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। आगे की जानकारी शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नुस्खे की दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री कपूर की। कपूर का नाम सुनते ही सबसे पहले पूजा पाठ, आरती और धार्मिक वातावरण की याद आती है। लगभग हर घर में कपूर किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों, पारंपरिक घरेलू उपयोगों में भी कपूर का अपना एक विशेष स्थान माना गया है। यही कारण है कि पुराने समय से लोग इसे अलग अलग तरीकों से उपयोग करते आए हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोग कपूर को केवल पूजा की सामग्री समझते हैं, जबकि अनुभवी लोग इसे कई घरेलू उपयोगों में भी शामिल करते रहे हैं। यही वजह है कि आज भी बहुत से घरों में कपूर को एक उपयोगी सामग्री के रूप में संभाल कर रखा जाता है। हालांकि इसका उपयोग हमेशा सावधानी और सही तरीके से करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस नुस्खे में कपूर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। यदि टुकड़े थोड़े बड़े हों तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन्हें किसी ओखली, मूसल या किसी साफ और मजबूत वस्तु की सहायता से धीरे धीरे कूट लेना है। ध्यान रखिए कि कपूर जितना अधिक बारीक होगा उतनी ही आसानी से वो तेल के साथ मिल पाएगा। इसलिए इसे तब तक कूटिए जब तक ये महीन चूर्ण जैसा ना बन जाए। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग बड़े बड़े टुकड़े ही तेल में डाल देते हैं, जिससे मिश्रण समान रूप से तैयार नहीं हो पाता। इसलिए ये छोटा सा कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कपूर पूरी तरह बारीक हो जाए तब उसे उसी कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल रखा हुआ है। अब बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दीजिए और धीरे धीरे उसे हिलाइए। ऐसा करने से कपूर और तेल आपस में अच्छी तरह मिलना शुरू कर देंगे। इस दौरान बोतल को जोर जोर से हिलाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से और धैर्य के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस नुस्खे का एक ऐसा चरण आता है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही वो चरण है जो इस मिश्रण को सामान्य तेल से अलग बनाता है। अब आपको इस बोतल को कुछ समय के लिए धूप में रखना है। पुराने समय में लोग मानते थे कि सूर्य की गर्माहट कई प्राकृतिक चीजों की विशेषताओं को सक्रिय करने में सहायक हो सकती है। इसी कारण बहुत से पारंपरिक नुस्खों में धूप का उपयोग किया जाता था। जब बोतल को धूप में रखा जाता है तो तेल और कपूर का मिश्रण धीरे धीरे एक सार होने लगता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे बुजुर्ग कई चीजों को धूप में रखने की सलाह क्यों देते थे? अचार हो, अनाज हो, कुछ औषधीय मिश्रण हो या फिर तेल, धूप का उपयोग कई पारंपरिक प्रक्रियाओं का हिस्सा रहा है।
यही कारण है कि इस नुस्खे में भी धूप को एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। आमतौर पर इस बोतल को लगभग 1 घंटे तक धूप में रखा जाता है। यदि मौसम साफ हो और अच्छी धूप निकल रही हो तो ये काम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यदि मौसम ठंडा हो या धूप कम हो तो थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। इस दौरान बोतल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वो गिरने या टूटने का खतरा ना रहे। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपका मिश्रण पूरी तरह तैयार हो चुका है। तिल का तेल, कपूर और धूप तीनों चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। आखिर इस तेल को लगाना कैसे है? क्या केवल तेल लगा लेना ही पर्याप्त है? क्या मालिश का भी कोई सही तरीका होता है? और क्या दिन का कोई ऐसा समय है जब इसका उपयोग अधिक सुविधाजनक माना जाता है? यही वो जानकारी है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी भी तेल की प्रभावशीलता केवल उसके तैयार होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार लगाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि इस तेल को शरीर पर किस प्रकार लगाना चाहिए, मालिश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। यकीन मानिए आगे आने वाली जानकारी इस पूरे नुस्खे को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे नुस्खे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी इसके उपयोग की, क्योंकि कोई भी उपाय तभी लाभदायक साबित हो सकता है जब उसे सही तरीके से अपनाया जाए। बहुत से लोग सामग्री तो सही ले आते हैं, मिश्रण भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन उपयोग करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष फर्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए आगे की जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। जब आपका तिल के तेल और कपूर का मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब इसे उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी हथेली में थोड़ी मात्रा में तेल लीजिए। अब दोनों हथेलियों को हल्के हल्के रगड़िए ताकि तेल में हल्की गर्माहट आ जाए। इसके बाद जिस स्थान पर दर्द, जकड़न या भारीपन महसूस होता है, वहां धीरे धीरे मालिश कीजिए। ध्यान रखिए कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग दर्द वाली जगह पर जोर जोर से दबाव डालना शुरू कर देते हैं, जबकि इससे कई बार असुविधा बढ़ भी सकती है। यदि घुटनों में परेशानी है तो घुटनों के आसपास गोलाकार गति में हल्की मालिश करें। यदि कंधों में जकड़न है तो कंधों और आसपास के हिस्से पर आराम से तेल लगाएं। यदि कमर में भारीपन या अकड़न महसूस होती है तो वहां भी धीरे धीरे मालिश की जा सकती है। उद्देश्य केवल ये है कि तेल त्वचा पर अच्छी तरह फैल जाए और मालिश के दौरान शरीर को आराम महसूस हो। लेकिन दोस्तों केवल तेल लगाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ जीवन शैली संबंधी बातों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर की सेहत केवल बाहरी देखभाल से नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन से भी जुड़ी होती है। सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि भोजन संतुलित और पौष्टिक हो। हरी सब्जियां, फल, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। साथ ही देर रात तक जागने और अनियमित भोजन की आदतों से बचिए।